पैडागोजी की लास्ट की क्लास के अंदर हमने जो है वो बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, तो टर्मन के द्वारा हमने सीखा था कि किस तरह से जो है उसको सॉल्व किया जाता है। बुद्धि लब्धि जो है किसी व्यक्ति की किस तरह से निकाली जाती है, तो उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें क्या है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन में मानसिक आयु और वास्तविक आयु जो है वो दी हुई होगी, और उसको आप जो है 100 से मल्टीप्लाई करके जो है उसकी बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। फिर उसके अंदर आपको जैसे बुद्धि के प्रकार बता दिए थे, बुद्धि लब्धि जो है वो मतलब रेंज बताई थी आपकी कि 140 से ऊपर तो प्रतिभाशाली या मेधावी छात्र होंगे। ठीक है, 125 से 140 अति उच्च बुद्धि होगी, 110 से 125 तो उच्च बुद्धि होगी। इसी तरह से सारी की सारी बुद्धि लब्धि हैं और ये बुद्धि के प्रकार हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में सारा बता दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद हमने बताया था कि कुछ बच्चों में जो अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं, जैसे लिखने की, बोलने की। ठीक है, तो वो सारी भी मैंने आपको बता दी थी कि किस तरह की जो है अक्षमताएं पाई जाती है और उनको किस नाम से पुकारा जाता है। आज हम करेंगे ज्ञानी के सिद्धांत को। कई जगह इसको गैग्ने लिखा जाता है, कई जगह इसको ज्ञानी भी लिखा हुआ होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि इस जगह ये लिखा हो तो नाम दोनों का एक ही है। ज्ञानी के अनुसार अधिगम के इन्होंने 8 प्रकार के सिद्धांत दिए थे, जिसके अंदर देखो सबसे पहले समस्या का समाधान। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि समस्या के समाधान के लिए उनको कोई ना कोई चीज दी जाती है या खोज के लिए, जिससे वो क्या करते हैं, उनको एक समस्या देना और फिर उसके बाद उसकी स्वयं जो है उसका समाधान ढूंढना, जिससे बच्चे में अधिगम होता है। ठीक है, फिर सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या होते हैं, जैसे कि कोई समस्या दे रहे तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, हर एक चीज के प्रिंसिपल होते हैं। आज हम भी क्या है, अगर हम स्टार्टिंग से लेकर देखते तो हम अपने अपने प्रिंसिपल खुद बनाते हैं कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है। तो इसी तरह से क्या होता है, हर एक चीज की जो है, जैसे शिक्षा के भी कहीं ना कहीं सिद्धांत होते हैं कि हमें इस तरह से पढ़ना है, इतने बजे हमारा ये टाइम टेबल है। तो वो सब क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो वो किसी में भी हो सकते हैं, समस्या के समाधान में भी हो सकते हैं, विधियों में भी हो सकते हैं। फिर आती है अवधारणा। अवधारणा होगी जैसे किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर या किसी विषय वस्तु को लेकर होती है कि हमारी उससे रिलेटेड अवधारणाएं क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी होते हैं किसी भी चीज को लेकर। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गया, आज हमें पता ही नहीं होगा कि अधिगम क्या है, तो उसके सिद्धांत के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसी वजह से उसकी अवधारणा यानी जो कंसेप्ट होते हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए। तो ज्ञानी के अनुसार क्या है, अधिगम के लिए कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है, इसके अलावा सिद्धांत होने जरूरी है, कोई ना कोई समस्या होनी जरूरी है जिसका आप समाधान कर सको। विभेदात्मक यानी कि दो चीजों में अंतर करना या विभेद करना, तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। अगर हमें दो चीजों के बारे में पता होगा कि इनमें अंतर क्या है, ठीक है, तो हम उसका आराम से क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अधिगम हो सकता है। फिर शाब्दिक साहचर्य है, यानी कि शब्दों से रिलेटेड होता है ये सारा कुछ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कुछ शब्द होंगे जिनका मीनिंग एक जैसा निकलता है। ठीक है, कुछ शब्द होते हैं जिनका मीनिंग अलग अलग निकलता है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम रात है तो रात का पर्यायवाची क्या लेते हैं, रात्रि है, रजनी है, निशा है। लेकिन हम क्या, अभी जब रात हो रही है तो क्या हम उसको निशा या ऐसा कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते। लेकिन मतलब तो दोनों का एक ही होता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, शाब्दिक साहचर्य जो होता है उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। फिर श्रृंखला है, यानी कि सीरीज। कोई भी चीज है उसको सीरीज में सीखोगे तो वो जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप मान लो पहले जैसे कोई बहुत मुश्किल चीज है उसको पहले लेकर चल रहे हो, फिर आप सरल की तरफ जा रहे हो, तो वो तो कोई मतलब नहीं है ना। अपन शुरू से पढ़ते आ रहे कि सरल से कठिन की ओर जाना, यानी कि वो क्या बन गई, एक सीरीज बन गई, एक श्रृंखला बन गई। तो श्रृंखला के अनुसार अधिगम कैसा होता है, आसान होता है और अच्छे से समझ में आता है। फिर उद्दीपक अनुक्रिया, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पावलोव है, उन्होंने सबने उद्दीपक लिया है, एक स्टिमुलस जिसको कहते हैं, जो हमें क्या करता है, प्रेरित करता है कि हमें ये काम करना है। तो आपको कोई भी चीज होगी वो आपको प्रेरित करेगी कि हमें ये काम करना है। आज जैसे आपको टीचर बनना है तो वो एक आपके लिए क्या है, उद्दीपक है, हमें उसके लिए क्या कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, अनुक्रिया कर रहे हो। नेक्स्ट है संकेत अधिगम। संकेत यानी कि जैसे कोई भी आपको संकेत दे दिया जाता है। ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको अलग अलग तरह के संकेत दिए जाते हैं, तो उससे अधिगम होता है। कंप्यूटर में आप कैसे करोगे, जैसे आप क्या करोगे, बच्चों को आप बता दो कि हाँ ये यहाँ से ओपन होती है, ठीक है, यहाँ से क्लोज होगी, यहाँ से सेव है या सेव एज है। तो आप सिर्फ उनको क्या कर रहे हो, संकेत दे रहे हो, क्रिया वो खुद करेगा। और जब तक कर नहीं देखेगा तब तक वो सीखेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ संकेत देने से वो नहीं सीखेगा, उस संकेत को वो वापस से उसको क्रियात्मक में करेगा तब वो सीखेगा उसको। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब तक संकेत नहीं दिए जाएंगे तब तक बच्चा अधिगम नहीं कर सकता। उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से क्लोज होता है। ठीक है, तो उसको जब तक आप संकेत नहीं दोगे तब तक उसमें अधिगम होने के चांसेस कम रहते हैं।
नेक्स्ट है आसुबेल के सीखने के सिद्धांत। जैसे ज्ञानी ने दिया है उसी तरह इन्होंने आसुबेल ने भी दिया है। इस बार वाली टेस्ट सीरीज थी उसमें दोनों के दोनों ही से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो इन्होंने अपने आधुनिक सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनके अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक सिद्धांत जो उसकी श्रेणी में इन्होंने रखे हैं। उनके 4 सिद्धांत हैं। सबसे पहले रटकर सीखना। इन्होंने रटकर सीखने पर सिद्धांत दिया है कि यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो उसको आप रट सकते हो। ठीक है, तो ये रटकर सीखने को परमिशन देते हैं, इनके सिद्धांत में ये अवेलेबल है। अर्थपूर्ण सीखना दूसरा है। अर्थपूर्ण सीखना, अगर रटकर सीखने का याद नहीं होता तो आप किसी चीज का अर्थ समझकर जो है वो उसको याद कर सकते हो। अब पेडागोजी है तो इसके अंदर तो आपको सबके अर्थ ही सीखने पड़ेंगे, रट कर आप इसको याद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर अधिगम का मतलब पता होगा कि अधिगम का मतलब क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, सिर्फ आप सीखना बोल देते हो तो सीखना तो अलग हो गया। ठीक है, और एक उस सीखने से व्यवहार में परिवर्तन करना वो अलग चीज हो गई। तो अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है, अधिगम होता है, क्योंकि आपने उस चीज को व्यवहार में ढाला है। तो वो क्या हो गया, अर्थपूर्ण सीखना हो गया कि आप अर्थपूर्ण सीखो। फिर है संयोगात्मक सीखना, किसी के संयोग में रहकर सीखना। ठीक है, मान लो एक बहुत अच्छी बुद्धि का व्यक्ति बैठा है, ठीक है, एक को कुछ नहीं आता है तो वो उसको देखकर भी तो सीख सकता है ना, संयोग में रहकर आपस में। ठीक है, तो वो हो जाएगा संयोगस्थ। ठीक है, फिर है अधीनस्थ सीखना, यानी कि नियम के तहत नई चीज को खोजना। इसके अंदर मैंने मीनिंग लिख दिया है। कई बार क्या होता है अपन भूल जाते हैं सुनी हुई चीजों को, तो लिखा हुआ मिल जाता है तो अपन आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो अधीनस्थ का मतलब होता है नियम के तहत। मैंने आपको अभी बताया था, इन्होंने भी क्या कहा था कि नियम बनाओ। ठीक है, इन्होंने भी यही बताया ना कि सिद्धांत बनाओ, या नियम बनाने पर क्या होता है व्यक्ति अच्छे से सीख पाता है। हम अगर हर एक चीज का नियम बनाएंगे तो नियम बनाने से चीजें जल्दी खोजी जाती हैं और जल्दी जो है वो अधिगम होता है। सह संबंधात्मक, घर में रहकर क्या होते हैं, सह संबंध यानी कि आसपास जितने भी लोग हैं उनसे संबंध जैसे अच्छे होते हैं तो हमारी मतलब हम अच्छा अधिगम कर पाते हैं, अच्छा सीखते हैं। यानी कि अपनी जो एज ग्रुप के लोग होते हैं या अपना जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, वही सह संबंधात्मक सीखना होता है कि फ्रेंड सर्कल में जैसे लोग होंगे वैसा ही हम सीखेंगे। फिर है महाकोटि सीखना। इसमें क्या होता है, जिसमें पहले से कई सुस्पष्ट विचार सम्मिलित होते हैं, जैसे कौआ, कबूतर, चिड़िया आदि से शिक्षार्थी यह सीख लेता है कि ये सभी उड़ने वाले पक्षी हैं, इन्हें हमें कोई सिखाता थोड़ी ना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, महाकोटि का सीखना होता है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, जैसे आप किसी मछली को पानी में तैरते हुए देख रहे हो तो आपको पता चलेगा हाँ इस मछली को बाहर निकालेंगे तो ये मर जाएगी और पानी के अंदर ये जीवित रह सकती है। उसी तरह से क्या है, कबूतर, चिड़िया, इनको आप आसमान में उड़ता हुआ देखते हो तो आपको पता है कि ये सब क्या है, उड़ने वाले पक्षी है। गाय को तो नहीं देखा ना कभी, तो वो धरती पर चलती रहती तो हमें पता है कि हाँ ये धरती पर चल रही है। तो ये सब क्या है, एक महाकोटि सीखना है, जैसे कि हमें इन चीजों के बारे में धीरे धीरे देखकर हम चीजों को अपने आप समझ लेते हैं। इनको हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं होते हैं, इनके बारे में हमें सब पहले से ही हमें सुस्पष्ट विचार सम्मिलित होते हैं। फिर है अधिग्रहण सीखना। इसमें सामग्री लिख कर बोल कर दी जाती है। अधिग्रहण में क्या होता है, टीचर आपको सारी की सारी सामग्री लिख कर देगा, या फिर अब जैसे आप वीडियो सुनोगे तो वो क्या होगी, बोल कर मैं आपको दे रही हूँ, वीडियोस दे रही हूँ तो बोल कर दे रही हूँ, लिखी हुई सामग्री भी साथ में मिली तो दोनों चल रही है, तो वो कैसा हो जाएगा, अधिग्रहण सीखना होगा। नेक्स्ट है अन्वेंशन। अन्वेंशन यानी खोज करना। खोज कर कर व्यक्ति सबसे अच्छी तरह से सीखता है, क्योंकि वो खुद उस चीज को खोजता है, वो चीज को कभी नहीं भूलता। ये तो थे सारे के सारे ज्ञानी के सिद्धांत और आसुबेल के सिद्धांत, इनके नाम पूछे जाते हैं। फिर है विकास की अवस्थाएं। एक मनुष्य का जब विकास होता है तो उसकी कई सारी अवस्थाएं हैं। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये 7 तरह की अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहले आती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होती है, गर्भावस्था से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। ठीक है, कई व्यक्ति इसको सिर्फ गर्भावस्था की व्यस्ति जैसे अवस्था मान लेते हैं, जैसे कि क्या है कि सिर्फ 9 मंथ होते हैं उसको ही मानते नहीं, ये पूरी जन्म जब तक नहीं होता है तब तक की अवस्था होती है। वो कितनी भी होती है, कई में 9 मंथ की भी होती है, कई में हो सकता है 9 मंथ से कुछ टाइम ऊपर भी निकल जाता है, कई में 9 मंथ से नीचे भी हो जाता है। तो वो क्या होते हैं, एक प्रेगनेंसी पीरियड होता है जिसमें कि गर्भावस्था से जन्म तक की अवस्था होती है। फिर शैशवावस्था यानी कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो इन्फेंसी या शैशवावस्था कहलाती है, जो शिशु होते हैं छोटे। फिर बाल्यावस्था है यानी कि चाइल्डहुड, जो कि 5 से 12 वर्ष होती है। फिर किशोरावस्था है, किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस, इसे 12 से 18 वर्ष कहा जाता है। इनके देखो सिर्फ जैसे किशोरावस्था, तो इसको कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिक है जिन्होंने किशोरावस्था को, जैसे स्टैनली हॉल थे, उन्होंने इनको क्या कहा, तूफान की अवस्था कहा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये जो पीरियड होता है ना, इसके अंदर 12 से 18 वर्ष का जो पीरियड होता है, इस समय में क्या होता है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, ना पेरेंट्स ना कोई और, उसको सिर्फ उन्हीं की सुनता है।
तो उस समय उसके दिमाग में जो हलचल चल रही होती है ना, वो क्या होती है, तूफानी अवस्था होती है एक तरह की। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसके बारे में पूछा जाता है कई बार कि तूफान की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, वो किशोरावस्था होती है। अलग सी एज होती है, हम सब इस एज से निकल चुके हैं। हम सबको पता है कि उस समय की किस तरह की कंडीशन होती है कि हमें अगर कोई चीज़ के लिए टोकता है या मना करता है, मेन पेरेंट्स अगर मना करते हैं तो हमें वो कैसे लगता है, दुश्मन जैसे होती है कि हमें क्यों टोक रहे हैं वो किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो वो उस समय ऐसी अवस्था होती है। युवावस्था है प्यूबर्टी, तो इसके अंदर बच्चा क्या हो जाता है, समझदार हो जाता है 18 से 25 वर्ष। तो उसमें उसको अपने अच्छे या बुरे इन सब चीज़ों की अवस्था का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, फिर आती है प्रौढ़ावस्था, एडल्ट, इसमें 25 से 55 वर्ष की अवस्था कहलाती है ये। ठीक है, इसके अंदर जैसे विवाह है या इस तरह बच्चे पैदा होना, ये बहुत सारा कुछ जो है वो प्रोडक्शन में होती है, वो प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, यानी कि अडल्ट में आ जाती है। फिर वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज, 55 से लेकर जब व्यक्ति मृत्यु होती है उसकी, तब तक की अवस्था होती है, वो ओल्ड एज कहलाती है। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं हैं, आपसे एज पूछ सकते हैं इनकी कितने से कितने वर्ष तक की अवस्थाएं हैं। ठीक है, और या फिर आपको वर्ष दे देंगे और आपसे अवस्था का नाम पूछ लिया जाएगा कि कौन सी अवस्था है। मेनली किशोरावस्था का पूछा जाता है या बाल्यावस्था का पूछा जाता है। कई वैज्ञानिकों ने तो बाल्यावस्था को भी, जैसे क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इन कई तरह की बाल्यावस्थाएं भी बताई हैं, जिनमें 5 से 12 वर्ष को भी अलग अलग कैटेगरी में रखा है इन्होंने। तो हर एक वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया, लेकिन भारतीय मानक के अकॉर्डिंग जो है वो ये अपनी 7 अवस्थाएं कहलाती हैं। सबको इंक्लूड करके जो एक तरह की अवस्थाएं बना दी गई है। तो ये अवस्थाओं के बारे में इतना ही था।